नॉर्थ पार्क की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के कारण 20 लाख साल पहले धरती पे ह्यूमंस के ब्रेन का साइज बढ़ना चालू हुआ था और आज वही ब्रेन इतना काबिल हो गया है कि उसने रेत से एक मशीन बना ली है जिस पे वो खुद को ही सिमुलेट करके अमर बनने के सपने देख रहा है। मॉडर्न फॉर्म के होमो सेपियंस यानी कि ह्यूमंस 2-3 लाख साल से इस धरती पे रह रहे हैं, लेकिन केवल 400 साल पहले हुए साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद ही हमने अपने पिछले बिलीफ से आगे निकल के नेचर को मैथमेटिकली समझना चालू किया है। हम जितना भी इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं, हमें उतना ही पता चलता है कि हम इसे कितना कम जानते हैं। साइंस की स्पीड बहुत स्लो होती है और कंप्यूटर बहुत ही फास्ट चलते हैं। क्या हम अपनी इंटेलिजेंस को सिमुलेट करके इस स्लो साइंस को स्पीड नहीं दे सकते? जब मशीन अपने आप सिचुएशन को सेंस करके समझ ले और अप्रोप्रिएट डिसीजन ले तो हम कहते हैं कि वो मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम है। लेकिन ये इंटेलिजेंस सिस्टम में आती कैसे है? इसे समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कंप्यूटर्स पे आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक पहले से लिखा हुआ प्रोग्राम होता है। अगर आप ये वीडियो अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो जब आपने YouTube के आइकन पे टैप किया था तो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ था जिसने YouTube के सर्वर पे एक नेटवर्क रिक्वेस्ट सेंड की थी। उस नेटवर्क रिक्वेस्ट में आपकी पहचान कराने वाला एक यूनिक टोकन था, जिसकी वजह से जब नेटवर्क रिक्वेस्ट YouTube के सर्वर तक पहुंची तब उनको पता चला कि वो रिक्वेस्ट आपके मोबाइल से गई है। फिर YouTube के सर्वर पे एक प्रोग्राम चला जिसने आपको अच्छे लगने वाले टॉपिक को ढूंढा, फिर उसमें से कुछ वीडियो सेलेक्ट की और आप तक पहुंचा दी। किसी भी काम को करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम एल्गोरिदम कहते हैं। कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बहुत सी एल्गोरिदम से बने होते हैं। अगर हमें ही मशीन को बताना होगा कि उसको सारे काम कैसे करने हैं तो हम उस मशीन को कभी इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। अगर हमें एक ट्रूली इंटेलिजेंट मशीन बनानी है तो हम उसके लिए हर टास्क का कोड नहीं लिख सकते। ये इम्पॉसिबल है। एक मशीन तभी नए इनोवेशन कर पाएगी जब पहले से लिखे हुए प्रोग्राम की जगह वो अपने आप ही डिसीजन लेना सीख जाएगी। एक इंटेलिजेंट सिस्टम को बनाने के लिए हमें उसे ऐसे डिज़ाइन करना होगा कि वो अपने आप इंटेलिजेंट डिसीजन लेने लगे। वो खुद देख पाए, लैंग्वेजेस को समझ पाए, हमारी बात को समझ पाए। पिछले 15 सालों में एक ऐसी टेक्निक बन गई है जो ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में कंप्यूटर्स को हेल्प कर रही है। ये टेक्निक है न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क एक नया आइडिया नहीं है। न्यूरल नेटवर्क का आइडिया 1960s और 70s से हमारे पास है। न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है जो कि एक तरह से ब्रेन के रियल न्यूरॉन की तरह काम करता है। हर न्यूरॉन में कुछ इनपुट्स होते हैं और हर इनपुट पे कुछ वेट होता है। न्यूरॉन का आउटपुट उसके इनपुट और वेट से कैलकुलेट होता है। इनपुट को वेट से मल्टीप्लाई करके एक्टिवेशन फंक्शन पे पास करने से हमें एक न्यूरॉन का आउटपुट मिलता है। मगर यह न्यूरल नेटवर्क किसी भी चीज़ को सीखता कैसे है? लर्निंग के लिए न्यूरल नेटवर्क अपने वेट्स पे बार बार थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट करता जाता है। वो कुछ इनपुट्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और कुछ इनपुट्स का इन्फ्लुएंस कम करता है। एक न्यूरल नेटवर्क इन वेट्स को एडजस्ट कर करके एक डिज़ायर्ड बिहेवियर की तरफ बढ़ता जाता है, जिससे काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, जैसे कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, एक फ़ोटो में किसी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। 90s में न्यूरल नेटवर्क्स ने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिए, बट वो रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्केल नहीं कर पाए। 2005 तक आते आते हमारे पास इतनी कंप्यूटेशनल पावर आ गई कि वर्ल्ड की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करके साइंटिस्ट्स और प्रोफेसर्स डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने लगे। उन्हीं दिनों गूगल के इंजीनियर जेफ डीन और उनकी टीम ने एक बहुत बड़े न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना चालू किया। उनकी टीम ने सिस्टम को करोड़ों रैंडम यूट्यूब वीडियोस दिखाई, जिससे सिस्टम ने अपने आप ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पहचानने की काबिलियत बना ली। जैसे कि सिस्टम कैट्स को पहचानने लगा। इंटरेस्टिंगली सिस्टम को बताया भी नहीं गया था कि कैट क्या होती है। केवल डेटा और पैटर्न्स को एनालाइज करके सिस्टम को अपने आप समझ आ गया कि कैट कोई चीज़ होती है। इन इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स के बाद
न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करके गूगल और डिफरेंट कंपनीज में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की होड़ लग गई। इसके बाद न्यूरल नेटवर्क से कई इनोवेशन हुए, जैसे कि फ़ोन में बेहतर स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बने, डॉक्यूमेंट्स को बेटर तरीके से स्कैन करके गूगल की सर्च क्वालिटी इंप्रूव हुई, जोग्राफिक कंडीशंस को बेटर तरीके से समझ के मैप्स इंप्रूव हुए। उसके बाद कंपनीज ने स्पेशली न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने चालू किए। न्यूरल नेटवर्क को वेट्स एडजस्ट करने के लिए लो प्रिसीजन कैलकुलेशन करनी होती है और मेजर ऑपरेशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अराउंड होते हैं। गूगल ने स्पेशल कंप्यूटर्स बनाए जो इन कैलकुलेशंस को करने के लिए ऑप्टिमाइज थे। इनको टीपीयू या टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इन्हीं कंप्यूटर्स का यूज़ करके गूगल के प्रोडक्ट्स जैसे कि सर्च और ट्रांसलेट चलते हैं। डीप माइंड ने अल्फा गो भी इसी टेक्निक से बनाया था, जिसने गो गेम के चैंपियन ली सेडोल को उनके ही गेम में हरा दिया था। अब तक न्यूरल नेटवर्क को केवल स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए ही ट्रेन किया जाता रहा है, जो केवल एक स्पेसिफिक काम ही कर सकते हैं। एक जनरल इंटेलिजेंस मशीन बनाने के लिए आज के न्यूरल नेटवर्क्स में 3 कमियां हैं। हमें न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। इस डेटा को यूज़ करके न्यूरल नेटवर्क बहुत सारी आइट्रेशंस के बाद अपने वेट्स को इतना एडजस्ट कर पाता है कि वो यूज़फुल प्रिडिक्शन करने लगता है। इसमें बहुत सारी कंप्यूटेशन पावर और टाइम लगता है। ट्रेन होने के बाद अगर न्यूरल नेटवर्क को कोई और स्किल सीखनी है तो उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। वो पुरानी ट्रेनिंग को रीयूज़ नहीं कर सकता। ह्यूमंस एक नए टास्क सीखने के लिए अपने पुराने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपने बचपन में वीडियो गेम्स खेले हैं तो जब आप रियल लाइफ में कार चलाना सीखेंगे तो आपको पता होगा कि ब्रेक और क्लच हम क्यों यूज़ करते हैं। न्यूरल नेटवर्क क्लच और ब्रेक समझ के गेम खेलना सीख भी गया, तब भी जब उसे बाद में रियल कार चलाना सीखना होगा तब उसको फिर से रियल लाइफ एग्जाम्पल से ट्रेन करना पड़ेगा। आज के न्यूरल नेटवर्क केवल एक टाइप के डेटा से सीखते हैं। अगर वो इमेजेस से कैट आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं तो वो डिजिटल इमेजेस के पिक्सल के कलर को यूज़ करके अपने न्यूरल नेटवर्क में वेट्स एडजस्ट करेंगे। वो न्यूरल नेटवर्क कभी कैट की साउंड सुन के कैट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस इससे अलग होती है। जब हम एक कैट को समझ लेते हैं तब हम चाहे किसी बुक में कैट शब्द को पढ़ें, कैट की कोई फ़ोटो देखें या जब हम कैट शब्द को बोलें, हमें पता होता है कि बात कैट की हो रही है। आज के न्यूरल नेटवर्क बहुत ही डेंस होते हैं। जब भी उनको प्रिडिक्शन करनी होती है तो पूरे नेटवर्क को एक साथ चलाना पड़ता है, चाहे वो टास्क कितना भी आसान हो। एक पूरा नेटवर्क लगता है न्यूरल नेटवर्क को कुछ भी करने में। ह्यूमन ब्रेन में हर काम को करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और किसी टास्क को करने के लिए ब्रेन में एक या एक से ज़्यादा हिस्से एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि साइट के लिए ब्रेन का पिछला हिस्सा, जिसे विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है। एआई मॉडल्स को भी हम अपने ब्रेन की तरह बना सकते हैं। गूगल के इंजीनियर्स इन 3 प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं और ऐसे मॉडल्स बना रहे हैं जो डिफरेंट टाइप के डेटा से लर्न करते हैं। नेटवर्क पुराने ट्रेंड वेट्स को रीयूज़ करता है और कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए उन्हीं हिस्सों का यूज़ करता है जो उस टास्क के लिए ज़रूरी हों। गूगल ने इस तरह के जनरल पर्पस न्यूरल नेटवर्क का नाम पाथवे रखा है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर रखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।